लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन अपने सभी नेता कार्यकर्ताओं के साथ कल सुबह का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन भी इंतजार कर रहे हैं कल का। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ उन्होंने देखिए वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और 13 प्रत्याशियों को कल सुबह का इंतजार है। जब ईवीएम खुलेगा और गिनती शुरू होगी तब पता चलेगा कि जनता ने किस प्रत्याशी को अपना विधायक चुना है। आखिर आज रात लंबी, ये कहावत जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज स्ट्रांग रूम के पास देखने को मिल रही है, जहां घाटशिला उपचुनाव का शांतिपूर्वक मतदान तो हो गया, मगर कल सुबह 8 बजे से 13 प्रत्याशियों की किस्मत जो ईवीएम में कैद है, वो कहीं ना कहीं ईवीएम खुलेगा और किस प्रत्याशी को घाटशिला के जनता ने अपना विधायक चुना है उसका रिजल्ट निकलेगा। मगर आज की रात जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी हो या 12 निर्दलीय प्रत्याशी जिसकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, उसके लिए आज रात काफ़ी लंबा गुजर रहा है और आखिरी रात है ये, जिसके बाद कल सुबह पता चलेगा कि घाटशिला की जनता ने किस 13 प्रत्याशियों की किस्मत में से एक प्रत्याशी को अपना घाटशिला का विधायक चुना है। मगर आज की रात सभी प्रत्याशियों के लिए काफ़ी भारी और काफ़ी लंबी गुजर रही है। तमाम प्रत्याशी के साथ साथ उनके नेता जो है वो उनके साथ बैठे हुए हैं और आज की रात को कैसे करके भी गुजार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यहाँ टेंट में बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी की बात करें तो सोमेश सोरेन के साथ तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और कार्यकर्ता नेता भी मौजूद है। मगर आज की रात सभी के लिए एक लंबी रात होगी और बस लोगों को इंतजार है कि कल सुबह जब जैसे ही ईवीएम खुलेगा और ईवीएम में से जब किस्मत किसकी अच्छी होगी, जिसे घाटशिला की जनता ने अपना विधायक चुना है, वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। मगर आज सभी प्रत्याशी, आज की रात उनके लिए काफी लंबी गुजर रही है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हुए एग्जिट पोल के बाद हलचल तेज है। सभी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। कहा है कि अब तस्वीर साफ हो गई है। तो बिहार एग्जिट पोल पर कांग्रेस का बड़ा बयान कि अब तस्वीर साफ हो चुकी है और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बिहार में बनने जा रही है। तो अब साफ स्पष्ट तस्वीर दिखाई देने लगी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और जो जिस तरह से बिहार में आकर के उन्होंने भाषण किया है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि बौखलाहट में है। बौखलाहट कब होती है? जब चुनाव आदमी हार रहा होता है। तो उन्होंने खुद ही हार मानने का काम किया है। अब तो सिर्फ रिजल्ट मात्र बाकी है, जो आप समझ सकते हैं। इधर तेजस्वी यादव जी को लोग तोहफा देना चाहते हैं और 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्मदिन है। तो हम समझते हैं दोनों चीज़ें मिलकर के जो हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव उस राज्य के मुख्यमंत्री हों बिहार के और हमारी सरकार बने, हमें लगता है कि हम आसानी से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। खबर धनबाद से, जहां गोविंदपुर में छात्र की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि बरवा पूर्व महेंद्र मिडिल स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र मजुंडा राय की उसके सहपाठियों ने पिटाई कर दी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब छात्र की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल की टीचर पर बच्चों की देखभाल में लापरवाही का आरोप लगाया है। टीचर को जिम्मेदार ठहराया है। स्कूल के टीचर और मारपीट करने वाले छात्रों के खिलाफ गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पोस्टमार्टम के बाद जब छात्र का शव स्कूल में लाया गया तब लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। परिजनों के चित्कार से पूरे इलाके में मातम पसर गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। परिजन की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हम समझ में नहीं पाए कि हमको बचेगा जीवन। ये लोग यहाँ पर जमदूत है, स्कूल नहीं है, यहाँ पर जमदूत है हमारा बच्चा को। अगर हम जमता ना तो इतना हम नहीं पटाता है, इतना मारपीट के अपना छिला। बाप रे बाप,
इतना हमको आज मर्डर कर दिया है। यदि इस पर भी प्रबंधन नहीं चेता है, इस तरह से लापरवाही यदि स्कूल में करता है तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि दोबारा इस प्रकार की घटना बदमाश बच्चों का द्वारा नहीं घटा जाएगा। हम मांग करते हैं कि मामला का निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। टीचर होता हर क्लास में, तो ऐसा घटना नहीं होता। कितने बच्चे टोटल यहाँ पढ़ाई करते हैं? अब ये तो नहीं बता सकते हैं। 400 बच्चा मिनिमम। 400 बच्चे पर 2 टीचर है। 2 टीचर है। कितना तक क्लास है? 1 से लेके 8 तक है। टीचर मात्र 2 है। उसके लिए तो हम इतना लड़े हैं कितने लोग से, क्या कि बच्चा थोड़ा सा माइंड सही था। अच्छा, उसका बहुत मतलब ध्यान रखते थे हम लोग, खास करके बहुत ज्यादा। बल्कि दूसरा बच्चा जलता था कि मैडम उसको कुछ बोलती नहीं। तो दिमाग सही है तो उसको क्या बोलेगा आदमी। पढ़ता उड़ता भी नहीं था, साथ साथ घूमते रहता था, चलते रहता था। महेंद्र मध्य विद्यालय में एक दर्दनाक घटना हुई है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले मासूम बच्चे की मौत हो गई है और मौत का कारण परिजन बता रहे हैं कि उसके सहपाठियों के द्वारा मारपीट की गई थी और उसे गंभीर चोट पहुंचाई गई थी और जिसके बाद वह बच्चा अपना घर गया और अपने परिजनों को सारी बात बताई। परिजन उसे SNMMCH में इलाज के लिए भर्ती कराए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं अब जो है सो परिजन और जो ग्रामीण है वह इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित है और बच्चे के पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को स्कूल लेकर पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो परिजन है वो काफी हताश है और बच्चे की मौत से वह काफी जो है सो शोक में डूबे हुए हैं। परिजनों का साफ कहना है कि इस घटना की अगर कोई जिम्मेवार है तो वह स्कूल प्रबंधन है। एक बड़ा सवाल है कि आखिर उस मासूम बच्चे के मौत के जिम्मेदार कौन है। परिजन इस घटना का जिम्मेदार उन मासूम छोटे बच्चों को ठहरा रहे हैं और शिक्षक को ठहरा रहे हैं कि अगर इस तरह की मारपीट उसके साथ नहीं होती तो बच्चे की मौत नहीं होती। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 300 से अधिक बच्चे पढ़ाई करते हैं। कक्षा 1 से लेकर 8 तक का क्लास चलता है और मात्र 2 ही शिक्षकों की यहाँ प्रतिनियुक्ति है। अब ऐसे में शिक्षा विभाग भी सवालों के घेरे में है कि आखिर इतने बच्चों में महज 2 टीचरों के भरोसे स्कूल में शिक्षा कैसे हो सकती है और बच्चों पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर यहाँ की शिक्षिका से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ स्कूल में मारपीट की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, अगर होती तो उन्हें जानकारी जरूर मिलती। फिलहाल पूरा मामला क्या है वह तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है और उस मासूम बच्चे के मौत का जिम्मेवार नौनिहाल बच्चों को ठहराया जा रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खबर गोड्डा से, जहां पुलिस को अवैध विदेशी शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसपी के निर्देश पर की गई छापेमारी में यहां पर पांडु बथान में लाइन होटल के पीछे खाली मैदान में छापेमारी की गई। 2 गाड़ियों में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। यहां से बरामद शराब की बोतल 480 है, जिसमें कई ब्रांड की शराब शामिल है। शराब को बिहार से गोड्डा लाया गया था और यहां बेचने की योजना थी। गाड़ी के मालिक और ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों के सहयोग से वहां से मौके के वारदात से 2 गाड़ियों को जब्त किया है और 2 गाड़ियों में कुल मिलाकर के लगभग 20 पेटी अवैध शराब बरामद किया है। इस संबंध में गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 223-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। पूर्ण अभियुक्तों के खिलाफ लगातार अनुसंधान और छापेमारी की जा रही है। गोड्डा में महागामा के सरोथिया में निजी स्कूल की बस हादसे की शिकार हुई और इस हादसे में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। चौंकाने वाली बात देखिए यहाँ पर यह है कि इस स्कूल की बस का नाम पहले से ही परिवहन विभाग की उस सूची में दर्ज था जिनके पास वैध परमिट नहीं है, यानी कि प्रशासन को यह पता था कि बसें गैरकानूनी तरीके से चल रही हैं, फिर भी ये बसें जो हैं सड़कों पर दौड़ती रही। इससे पहले भी इस स्कूल की बस गमरिया में हादसे की वजह बन चुकी है। अभी क्या करना है? अभी क्या जो डिसाइड करना है, जो डिसाइड क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं 10 लाख रुपया दिलवा दीजिए। क्या चाहेंगे? 10 लाख रुपया। घर का इकलौता बेटा था, 3 को बहन का शादी लगा हुआ था। बस बच्चा रिटर्निंग इधर से लेके आ रहा था। हाँ। आते हुए क्रम में मोटरसाइकिल वाला बिरनिया की तरफ से आ रहा था।
बस में टक्कर मारा, बस के अंदर जाके सिर पे चढ़ गया उसका। यहाँ से उसके बाद गाड़ी निकल गई, गाड़ी पकड़ के लाया गया, फिर यहाँ जाके रोका गया और उठा के पेशेंट को 2 मिनट के अंदर में यहाँ से भेज दिया गया और उसके बाद तब से अब तक गाड़ी यहाँ रुकी हुई है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 सुलगता सवाल पूछ रहा है कि क्या इन स्कूल बस के ड्राइवर प्रशिक्षित नहीं हैं? आखिर कब सिस्टम की नींद टूटेगी? क्या इन बसों की फिटनेस जांच सिर्फ कागजों में है? सवाल ये भी कि विभाग ने नोटिस जारी किया तो आखिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? झारखंड अपने गठन की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती के तौर पर मनाने जा रहा है। झारखंड की आर्थिक उपलब्धियां इस बात की गवाह है कि राज्य ने विकास की ओर लंबी छलांग लगाई है। झारखंड के पहले बजट से लेकर वर्तमान बजट की अगर बात करें तो उसका आकार राज्य के विकास दर और गरीबी रेखा को पाटने की कहानी को बयां करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति सालाना आय के मामले में भी झारखंड ने ऊंचाइयों को छुआ है। इन तमाम बातों पर राज्य के वित्त आयोग के सदस्य डॉक्टर हरीश्वर दयाल से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रास्ते पर झारखंड का सफर जारी है। तमाम झंझावातों और चुनौतियों के बीच झारखंड अपना 25 साल पूरा करने जा रहा है और ऐसे में राज्य की सेहत के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ इस समय राज्य वित्त आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर हरीश्वर दयाल। सर, एक बात करते हैं कि अगर हम राज्य में रहने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, अगर वो मजबूत होगा तो राज्य हमारा खुद मजबूत होगा। तो सबसे पहले 2000-2001 में जहाँ से हम चले थे और आज 2025 में जहां हमने प्रवेश किया, प्रति व्यक्ति कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है उसको ज़रा बताइए। प्रति व्यक्ति आय जिस समय में हम लोगों ने शुरू किया था 2000-2001 का जो वर्ष था, वार्षिक जो फिनेंशियल ईयर था, उस समय में हमारा प्रति व्यक्ति आय करीब 11,000 था। अभी अगर हम लोग बात करें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से अधिक हो गई है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। तो काफ़ी बड़ी वृद्धि हुई है। और अगर देखें हम लोग तो पहले या अभी 99-2000 के वर्षों में अगर देखें, मतलब पहला अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखें तो वो 2001-2 में होगा। तो 2001-2 में हमारा ग्रोथ रेट करीब 7% था और अभी भी हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादातर वर्षों में अगर देखें, जैसे कोविड या इस तरह के जो महामारी या और जो दूसरी विपदाएं आई, उनको अगर हम लोग छोड़ दें तो हमेशा से 7% से अधिक रहा है। 2001-2 की बात करें तो उस समय हमारा बजट कितना था, वार्षिक बजट, और आज हमारा वार्षिक बजट ने कितना बढ़ पाया? 2001-2 का जो हमारा पहला बजट था इस राज्य का, उस समय में कुल बजट का आकार 6,000 करोड़ रुपए का था, जो कि अब बढ़ करके 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है पिछले 3 वर्षों में। विकास के कार्य हैं जिसको स्कीम कहते हैं हम लोग, तो स्कीम पे एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा है इस्टेब्लिशमेंट के कंपैरिजन में। उसी तरह से हम लोग देखें तो पूंजीगत व्यय बढ़ा है, ओन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हमारा बढ़ा है, केंद्र पे हमारा केंद्र से जो हम लोगों को मिलता है अनुदान या केंद्रीय करों में जो हिस्सा, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया और हमारा संवैधानिक हक है, लेकिन उसके बाद भी अगर इन वर्षों में देखें तो हमारा अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा है। जो बात कहा जा रहा है कि देश पूरे दुनिया में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो झारखंड उसमें कहाँ है? जैसे हम लोगों ने 2030 तक सोचा, जो प्लान किया कि अगर उस समय तक रेट ऑफ ग्रोथ अच्छा रहता है, 14% से अधिक ग्रो करते हैं, तो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा हमारा राज्य। और धीरे धीरे गरीबी के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे, काफ़ी अच्छी स्थिति हमारी हुई है। गरीबी हमारे यहाँ काफ़ी कम हो गई है जब से हमारा राज्य का गठन हुआ से लेकर के अभी तक। झारखंड विकास के रास्ते पर है, झारखंड संभावनाओं का प्रदेश है और देश के बारे में कहा जा रहा है कि हम जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि झारखंड का भी उसमें एक बड़ा योगदान रहेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।